नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती के लिए हम देख रहे थे राजस्थान का भूगोल और क्लास नंबर 7 टॉपिक रहेगा भौतिक प्रदेशों के अंदर दूसरा भौतिक प्रदेश उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दोस्तों इसके बारे में आज कंप्लीट अध्ययन है वो एक ही क्लास के अंदर हम करने वाले हैं और जो आपके ये नोट्स रहेंगे यह आरबीएससी और एनसीईआरटी पर आधारित नोट्स रहेंगे। दोस्तों तो जो भी साथी पशु परिचर भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं, एक बार चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है ये स्थित कहां पर है। अगर मैं बात करता हूं राजस्थान की तो इस प्रकार राजस्थान है, ये आपकी अरावली आ गई, ये अरावली मान लो आप, ये क्या है अरावली। तो जो ये भाग है ना, ये भाग ये क्या आपका उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। दोस्तों समझ गए। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के लगभग 61% भाग पर विस्तृत है, जहां राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। अगर क्षेत्र पूछे ना कि राजस्थान का कितना क्षेत्र है तो 61% है। कि राजस्थान की कितनी जनसंख्या है जो आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में निवास करती है तो 40% है। दोस्तों इस प्रदेश की पूर्वी सीमा आंशिक रूप से भौतिक प्रदेश यानी पूर्वी सीमा कौन सी हो गई, एक बार थोड़ा ध्यान देना, पूर्वी सीमा हो गई ये आपकी ये सीमा। तो ये देखिए आपकी पूर्वी सीमा आंशिक रूप से भौतिक प्रदेश अरावली पर्वतमाला तथा आंशिक रूप से जलवायु के द्वारा यानी 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ये पूर्वी सीमा है, इसको आप 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा भी बोल सकते हैं, समझ गए, के द्वारा निर्धारित होती है। जबकि पश्चिमी सीमा रेडक्लिफ रेखा के द्वारा निर्धारित होती है। ये सीमा नहीं, ये आपकी रेडक्लिफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है। दोस्तों 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में विभक्त करती है। यहां पर है ये है आपकी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जो दो भागों में, एक तो ये भाग हो गया, एक ये भाग हो गया, दो भागों में बांटती है। पहला है थार का मरुस्थल या शुष्क प्रदेश जो ये है आपका, और दूसरा अर्ध शुष्क प्रदेश या जिसको हम राजस्थान का बांगड़ कहते हैं जो आपका ये है। समझ गए। ये बेसिक जानकारी जो साथी नोट्स बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, वो स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट। बाकी ऐप पर आज शायद अपलोड हो जाएंगे नोट शाम को, तो ऐप के माध्यम से भी आप नोट्स है वो प्राप्त कर सकते हैं। कुछामन ऑनलाइन क्लासेज प्ले स्टोर पर आप ऐप है उसको डाउनलोड करके ऐप के स्टोर में जाके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं थार का मरुस्थल है इसके नॉर्मल जानकारी की। थार का शाब्दिक अर्थ होता है मरुभूमि। थार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मरुभूमि। इसे मान मरुभूमि भी कहा जाता है। इसका विस्तार भारत व पाकिस्तान में पाया जाता है। भारत में थार के मरुस्थल का विस्तार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के अंदर है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात, यानी बात जब आती है आपके सामने कि थार का मरुस्थल सर्वाधिक कहां पर है तो राजस्थान में। इसके अलावा भारत के 4 राज्य हैं जहां पर थार का मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा थार का मरुस्थल का कुछ भाग पाकिस्तान में भी विस्तृत है। थार के मरुस्थल का 62% भाग है ना वो कहां पर है, राजस्थान में है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पर प्रमुख कार्बोनिफेरस काल में सागर का विस्तार पाया जाता था। टर्सिनीय काल के अंत में सागर के पीछे हटने तथा क्वाटरनरी काल में मानवीय गतिविधियों के कारण इस प्रदेश में मरुस्थल का विस्तार हो गया। देखिए पहला काल परमो कार्बोनिफेरस, यहां पर सागर था। टर्सियनी काल सागर पीछे हटा, और क्वाटरनरी काल मानवीय गतिविधियों के बाद यहां पर मरुस्थल हुआ। तो ये तीनों काल आपको याद रखने हैं। दोस्तों ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। इसी प्रकार आपको आरबीएससी की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको एनसीईआरटी की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट जो वहां पर मिलेगा ना मैटर वो यहां पर आपको मिल जाएगा।
अब चलिए दोस्तों, यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं? परमो कार्बोनिफेरस काल की। तो कि सर आपने बोल तो दिया, कुछ प्रमाण भी दे दो हमें। तो चलिए दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में परमो कार्बोनिफेरस काल के प्रमाण पाए जाते हैं, जिनमें पहला है बाप बोल्डर बेड और दूसरा है भादुरा बालूकास्म। देखिए, जोधपुर ग्रामीण जिले के बाप क्षेत्र में पाए जाने वाले बोल्डर, बाप क्षेत्र के अंदर बोल्डर पाए जाते हैं, उन्हें परमो कार्बोनिफेरस काल से संबंधित है तथा यह हिमवाहित है दोस्तों। दूसरा है भादुरा बालूकास्म। जोधपुर ग्रामीण जिले के भादुरा नामक स्थान पर जीवाश्म युक्त बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। भादुरा के अतिरिक्त बाप जो फलोदी का क्षेत्र है, बाप क्षेत्र में भी ये बालूकास्म पाए जाते हैं। यहां पे देखिए, ये बाप है ना, ये जोधपुर ग्रामीण में नहीं है, बालोतरा में, क्योंकि कई बार जो पुराना है वो याद रह जाता है। तो यहां पे आपको गणना है बालोतरा जिले के बाप क्षेत्र में, बालोतरा जिले के बाप क्षेत्र में। समझ गए? तो ये परमो कार्बोनिफेरस काल के प्रमाण है, बाप बोल्डर बेड और भादुरा बालूकास्म दोस्तों। अब चलिए आगे दोस्तों, अब दो भागों में बांटा था हमने। तो पहला कौन सा था? शुष्क प्रदेश यानी थार का मरुस्थल। देखिए, पश्चिम में रेड क्लिफ रेखा तथा पूर्व में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य शुष्क प्रदेश स्थित है। वापस हटा दूंगा इसको। यह आपका क्या आ गया? अरावली पर्वतमाला आ गई। यह है आपकी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। यह जो भाग है ना, यह भाग, यह आपका शुष्क प्रदेश या थार का मरुस्थल है दोस्तों। समझ गए यहां से? अब देखिए इसके बारे में। इस प्रदेश के अधिकांश भाग पर बालू का स्तूपों का विस्तार पाया जाता है। स्थिति एवं आकार के आधार पर बालू का स्तूप कई प्रकार के होते हैं और बेहतरीन जो क्लास रहेगी वो बालू का स्तूप से ही रहेगी। क्वेश्चन जो बनेगा वो बालू का स्तूप से ही बनेगा। इसलिए कोई भी क्लास किसी भी प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन तैयारी जरूर करें दोस्तों। आगे चलिए, अब देखिए बालू का स्तूप के प्रकार हैं, उनमें पढ़ेंगे। पहला आता है हमारे अनुदैर्ध्य यानी पौना अनुवर्ती बालू का स्तूप। हवा की दिशा के समानांतर निर्मित होने वाले बालू का स्तूपों को पौना अनुवर्ती बालू का स्तूप कहा जाता है। थार के मरुस्थल में ये बालू का स्तूप अधिक पाए जाते हैं। इन्हें रेत कटक, अलब स्तूप, रेखिक स्तूप या सिप कहा जाता है। पहली बात, क्वेश्चन आ गया सीधा कि अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप किसे कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां से तैयार। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप का उपनाम देकर भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो यह भी सही हो गया। तीसरा कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक अनुदैर्ध्य यानी पौना अनुवर्ती बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं, तो भी सही हो गया। अब देखिए, इन बालू का स्तूपों का निर्माण सामान्यतया एक ही दिशा में तीव्र वेग से चलने वाली पवन के कारण होता है, जो गर्मियों के अंदर हमें देखने को मिलती है दोस्तों। इन बालू का स्तूपों की दो श्रृंखलाओं के मध्य रेत मुक्त मार्ग पाया जाता है। एक श्रृंखला दूसरी श्रृंखला, ये बीच का क्षेत्र रेत मुक्त होता है दोस्तों, जिसे कॉरिडोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉरिडोर। कॉरिडोर को सारा मरुस्थल में गासी के नाम से जानते हैं। जो सारा रेगिस्तान है वहां पर इस कॉरिडोर को गासी कहते हैं। इस कॉरिडोर से होकर मरुस्थल में ऊंटों के काफिले चलते हैं, इसलिए इसे कारवां मार्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कारवां मार्ग। क्योंकि रेत में अगर ऊंट चलेंगे तो जहां जहां हमें जितनी तकलीफ होती है उससे कम उनको तकलीफ होती है, लेकिन चलने में दिक्कत तो आती है। तो ऊंट के जो काफिले चलते हैं वो कॉरिडोर में चलते हैं, जो रेत मुक्त मार्ग होता है, पक्का मार्ग होता है, वहां पर दोस्तों। समझ गए? ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। आगे देखिए, पौना अनुवर्ती बालू का स्तूप शुष्क प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भाग जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण में अधिक पाए जाते हैं दोस्तों। फड़ौदी में भी है, ये फड़ौदी में भी है। समझ गए? अगले आते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। हवा की दिशा के समकोण पर निर्मित होने वाले चापाकार बालू का स्तूपों को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। इस प्रकार से बनते हैं। ये इधर से हवा आएगी ना, तो इस प्रकार से ये बनते जाते हैं, इस प्रकार से।
ये बालूका स्तूप शुष्क प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग जैसे बीकानेर, अनूपगढ़, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ इनके अंदर अधिक पाए जाते हैं। इन बालूका स्तूपों का निर्माण मंद गति से प्रवाहित होने वाली पवन के द्वारा होता है। अगर पवनानुवर्ती की बात करें ना तो वो तेज गति की पवन से होता है, जबकि अनुप्रस्थ बालूका स्तूप मंद गति की पवन के द्वारा बनते हैं दोस्तों। समझ गए? ये दो हो गए। तीसरे की ओर चलते हैं फिर आगे। तीसरा बालूका स्तूप आपका है जो कौन सा है? बरखान या अर्धचंद्राकार। यह अनुप्रस्थ प्रकार के स्तूपों का ही विशिष्ट प्रकार है जिनका आकार अर्धचंद्राकार या नवचंद्राकार होता है। ये सर्वाधिक गतिशील होने के कारण सर्वाधिक हानिकारक भी होते हैं, जो शेखावाटी प्रदेश में अधिक पाए जाते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आया दोस्तों, बहुत अधिक बार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है दोस्तों। समझ गए? लघु यानी छोटे गड्ढू के पीछे निर्मित होने वाले बरखान प्रकार के बालूका स्तूपों को लूनेट कहा जाता है। यहां पे देखिए, ये समतल जमीन है आपकी, यहां पे एक छोटा सा गड्ढा है, हवा चलेगी तो यहां से मिट्टी निकलेगी और यहां पर बालूका स्तूप बन जाएगा छोटा सा। ये क्या कहलाएगा आपका? ये लूनेट कहलाएगा। लूनेट, लूनेट कहलाता है दोस्तों। चौथे जो बालूका स्तूप आते हैं वो आते हैं हमारे पैराबोलिक या परवलयिक बालूका स्तूप। महिलाओं की एयरपिन के समान आकृति वाले बालूका स्तूपों को पैराबोलिक बालूका स्तूप कहा जाता है और ये मरुस्थलीय प्रदेश के अधिकांश जिलों में पाए जाते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश के जो अधिकांश जिले हैं वहां पर आपको देखने को मिलेंगे पैराबोलिक या परवलयिक बालूका स्तूप दोस्तों। समझ गए? पांचवां बालूका स्तूप बनता है तारा बालूका स्तूप। 3 से अधिक बार निकली हुई भुजाओं वाले बालूका स्तूपों को तारा बालूका स्तूप कहते हैं। जैसे इस प्रकार बनेंगे, ये इस प्रकार, या बहुत बार इस प्रकार भी बन जाते हैं, इस प्रकार भी बन जाते हैं। ये बालूका स्तूप जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ और पोखरण क्षेत्र और गंगानगर जिले का सूरतगढ़ क्षेत्र है, वहां पर सर्वाधिक पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बन सकता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये ना हो कि इसमें भी आप गलती कर बैठे। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ये बनकर सीधा आ सकता है। एक एक जो भी क्लास आप अटेंड कर रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से अटेंड करते हुए आगे बढ़ें दोस्तों, जिससे अच्छी तैयारी हो सके। समझ गए? एक एक क्लास देखिए आराम से चल रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। छठवां बालूका स्तूप आ रहा है अवरोधी बालूका स्तूप। मरुस्थलीय प्रदेश में स्थित किसी अवरोध जैसे मकान, झाड़ी, पेड़ आदि के पीछे निर्मित होने वाले बालूका स्तूपों को अवरोधी बालूका स्तूप कहते हैं। कैसे? यह पवन चल रही है, यहां पर आपका मकान बना हुआ है तो हवा इधर से भी निकलेगी और पीछे से भी निकलेगी इसके, तो यहां पे क्या होगा, जैसे ये हवा यहां से निकलेगी तो यहां पर बालूका स्तूप का निर्माण हो जाएगा। सब्रकापीज बालूका स्तूप छोटी झाड़ियों तथा घास के झुंड के पीछे निर्मित होने वाले बालूका स्तूपों को सब्रकापीज बालूका स्तूप कहा जाता है और ये मरुस्थलीय प्रदेश के अधिकांश जिलों में पाए जाते हैं। जो मरुस्थलीय प्रदेश के जिले हैं उनमें आपको ये बालूका स्तूप देखने को मिल जाएंगे। कैसे बनते हैं? जैसे ये समतल है, यहाँ पे ये गड्ढा है, हवा चलेगी, गड्ढे में से रेत निकलेगी या साइड में से रेत निकलेगी उसके, और यहाँ पर एक बालूका स्तूप है, उसका निर्माण होता चलेगा दोस्तों। नेबका, झाड़ियों के पीछे निर्मित होने वाले बालूका स्तूप नेबका कहलाते हैं। छोटी झाड़ियां घास के पीछे सब्रकापीज भी कहलाते हैं, और जो फिक्स की झाड़ियों के पीछे तो नेबका बोलना है। यह भी राजस्थान के अधिकांश मरुस्थलीय जिलों के अंदर नेबका प्रकार के बालूका स्तूप है जो पाए जाते हैं दोस्तों। अगला बालूका स्तूप है वेल, द्रास और दरियन। मोटी रेत से बने हुए बालूका स्तूपों को वेलबेग कहा जाता है। द्रास, वर्दाकार वेलबेग को द्रास कहते हैं, वृद्ध आकार, बड़ा आकार द्रास कहलाता है। और दरियन, राजस्थान में पाए जाने वाले स्थानांतरित बालूका स्तूपों को दरियन कहा जाता है। राजस्थान में पाए जाने वाले स्थानांतरित बालूका स्तूप दरियन कहलाते हैं। तो ये वेलबेग, द्रास और दरियन हो गए दोस्तों। बालूका स्तूप के 10 प्रकार आपके सामने हैं। अब देखिए, याद आपको करना है, मेरे को मैटर आपको देना है, मैटर आपके सामने रखना है,
याद किसको करना है? आपको करना है। आगे चलिए, 3 चीज देखिए नोट। हम्मादा, रेग और इर्ग क्या होता है? हम्मादा कहते हैं चट्टानी मरुस्थल को, रेग कहते हैं मिश्री जिसमें चट्टाने भी हो और रेत भी हो, और इर्ग कहते हैं रेतीले मरुस्थल को। समझ गए? अब देखिए, राजस्थान में एक ऐसी जगह है जहां पर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है दोस्तों। देखिए क्या है। जैसलमेर जिले की पोखरण व जैसलमेर तहसील, फलोदी जिले की फलोदी तहसील, बीकानेर पूरा जिला में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पाया जाता है। यहां बलुआ पत्थर व चूना पत्थर की चट्टानें अनावर्त पाई जाती है। अगर मैं बात यहां पर करता हूं तो जो राजस्थान है हमारा, पोखरण से लेकर ये भाग है, पोखरण से लेकर ये भाग कौन सा? पोखरण, जैसलमेर, पहले जैसलमेर, जैसलमेर के बाद पोखरण, पोखरण के बाद फलोदी, फलोदी के बाद बीकानेर, लगभग बीकानेर शहर तक जो ये भाग है ना, ये यहां पर कोई बालू का स्तूप नहीं है। यहां पे आपको, अगर आप निकलोगे ना, सड़क छोड़ के साइड में जाओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप पत्थर पर चल रहे हैं। नीचे क्या है? पत्थर ही पत्थर है। जैसलमेर शहर जुरेसी काल के बलुआ पत्थरों पर विस्तृत एक चट्टानी मैदान है। जैसलमेर जिले में रामगढ़ से लेकर रेड क्लिफ रेखा तक पीले पत्थरों का उत्पादन भी किया जाता है, जो फेमस भी है दोस्तों। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पता है कहां से कहां तक? जैसलमेर से लेकर बीकानेर तक। नाचना गांव, जैसलमेर जिले में स्थित नाचना गांव मरुस्थल के विस्तार के लिए जाना जाता है। दिनों दिन यहां पर पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, मरुस्थल फैल रहा है, इसलिए नाचना को जाना जाता है दोस्तों। बात करते हैं सम की, यह भी फेमस है। जैसलमेर जिले में स्थित सम गांव पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र। आजकल तो प्रयास किए जा रहे हैं, यहां पे जो पेड़ पौधे हैं वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन गर्मियों के दिनों में पेड़ पौधे नहीं रहते हैं। फिर भी आप अगर जाओगे तो 3-4 किलोमीटर में आपको 1-2 पेड़ जरूर नजर आएगा। लाठी सीरीज, जैसलमेर जिले में पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक पाई जाने वाली भूगर्भीय जलपट्टी लाठी सीरीज के नाम से जानी जाती है। ये धरातल पर सेवण घास, दामन घास, मुराद घास भी पाई जाती है दोस्तों। बटाड़ू का कुआं, बाड़मेर जिले में स्थित बटाड़ू का कुआं को राजस्थान का जलमहल कहते हैं, जो सफेद संगमरमर से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है? सफेद संगमरमर यानी मार्बल से बना हुआ है दोस्तों ये। आगे चलिए दोस्तों, आगे है पीवणा। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली सर्प की एक विषैली प्रजाति है पीवणा। तल्ली, बालू का स्तूपों के मध्य पाई जाने वाली निम्न भूमि को तल्ली कहा जाता है, और इसे ही थली या डाड कहा जाता है। बालू का स्तूप ये तल्ली कहलाती है दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए, टाट या रन क्या होता है? तलियों में वर्षा के समेत जल के एकत्रित होने से निर्मित अस्थायी झीलों को टाट या रन कहा जाता है। ये तल्ली है आपकी, ये तल्ली है। यहाँ पे वर्षा के दिनों में पानी भरेगा, कुछ दिनों में पानी रहेगा, तो उसे टाट या रन कहते हैं। यह अस्थायी झीलें पलाया झील भी कहलाती है सर्वाधिक। समझ गए? राजस्थान में सर्वाधिक पलाया झीलें कहां पर है? जैसलमेर जिले के अंदर पाई जाती है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट है खड़ीन। शुष्क क्षेत्रों में निर्मित पलाया झीलों के एक और कच्ची मिट्टी की पाल का निर्माण कर दिया जाता है, तब इसे खड़ीन सिंचाई कहा जाता है। शुष्क क्षेत्रों में देखिए 3 ओर तो इस प्रकार से उनके रहेंगे, लेकिन एक ओर से जैसे कि यहां पे सामने भी उनके क्या है, लेकिन यहां से एक साइड है, तो यहां पे खड़ी मिट्टी का निर्माण कर दिया इस प्रकार, तो अब यहां पे पानी इकट्ठा हो गया। इसे ही कहते हैं खड़ीन, और खड़ीन सिंचाई कहा जाता है क्योंकि इससे सीधी सिंचाई करते हैं। सिंचाई की पद्धति का विकास 15वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा किया गया था, जो वर्षा जल संग्रहण की एक परंपरागत पद्धति थी दोस्तों। खड़ीन पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा लाई गई थी दोस्तों। यह हो गया थार का मरुस्थल, जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से लेकर रेड क्लिफ रेखा तक स्थित है। अब बात करते हैं अर्ध शुष्क प्रदेश बांगड़, राजस्थान का बांगड़। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तथा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य राजस्थान बांगड़ या अर्ध शुष्क प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। अब देखिए, इस प्रदेश को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला भाग आता है गग्गर का मैदान। अर्ध शुष्क प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित गग्गर का मैदान, गग्गर नदी इस प्रकार निकलती है।
समझ गए। गंगानगर, अनूपगढ़ व हनुमानगढ़ जिलों में विस्तृत है। इस मैदान का निर्माण सरस्वती, द्वैतवती, चोतांग तथा घग्गर नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है, जिन पर वायु द्वारा उड़ाकर लाई गई रेत का जमाव हो गया। इस प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी है वो घग्गर नदी है, जिसका उपनाम मृत नदी है। उपनाम मृद नदी। घग्गर नदी के पाट को नाली कहा जाता है। घग्गर नदी के पाट को नाली कहा जाता है दोस्तों। तो यह है घग्गर का मैदान। राजस्थान का उत्तरी भाग में यह घग्गर का मैदान है दोस्तों। दूसरा है शेखावाटी प्रदेश। यह अर्धशुष्क प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। यह है शेखावाटी प्रदेश। चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना और सीकर जिलों में पाया जाता है। शेखावाटी प्रदेश में धरातल के नीचे चूना की परत पाई जाती है, इसलिए यहां कुएं खोदना आसान होता है। इन कुओं को स्थानीय भाषा में जोड़ या नाडा कहा जाता है दोस्तों। यह एक आंतरिक अफवाह वाला क्षेत्र है। शेखावाटी प्रदेश में बरखान प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं और यहां राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी अधिक पाया जाता है दोस्तों। यह हो गया आपका शेखावाटी प्रदेश। फैक्ट टू फैक्ट चल रहे हैं हम। आ गया समझ में शेखावाटी प्रदेश। 3 नंबर पे आती है नागौरी उच्चभूमि। देखिए नागौरी उच्चभूमि। नागौर व डीडवाना कुचामन जिले में विस्तृत नागौरी उच्चभूमि खारे पानी की झीलों के लिए प्रसिद्ध है। यह कुचामन, नावा, डेगाना और डीडवाना आदि क्षेत्रों में खारे पानी की झीलों से नमक उत्पादन का कार्य किया जाता है दोस्तों। जो नागौरी उच्चभूमि है उस जिसकी हम बात कर रहे हैं, नागौरी उच्चभूमि की जो हम बात कर रहे हैं वो नागौर और डीडवाना कुचामन 2 जिलों में पाई जाती है। अगर नया जिला कुचामन सिटी बनता है तो नागौर, डीडवाना और कुचामन तीनों जिलों में ये पाई जाएगी। अब देखिए नागौरी उच्चभूमि में एक चीज है कुब्बड़ पट्टी। ये क्या है दोस्तों? देखिए डीडवाना कुचामन जिला है वह अजमेर जिलों के भूगर्भिक जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए यहाँ के निवासियों की हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है। इसी कारण इसे कुब्बड़ पट्टी कहा जाता है। यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इनका शरीर झुकता जाता है। सर्वाधिक फ्लोराइड युक्त जल डीडवाना कुचामन के मकराना तहसील के आसरवा गांव का है दोस्तों। अब देखिए इसका भी कुब्बड़ पट्टी है, यानी कि आज से 20 से 30 साल पहले काफी मात्रा में यहां पर थी, लेकिन अब समाधान ढूंढा है। क्योंकि यहां का जो पानी है डीडवाना कुचामन जिला है ना, इसका लगभग पानी है अजमेर का जो उत्तरी भाग जो डीडवाना कुचामन जिले के साथ परबसर तहसील में लगता है, यहां पर अधिक मात्रा में फ्लोराइड पाया जाता है जिससे हड्डियों में टेढ़ापन आता है। लेकिन यहां के ग्रामीण इलाकों के अंदर क्या किया कि बड़े बड़े टांके का निर्माण किए जा रहे हैं। टांके क्या होते हैं? वर्षा का जल एकत्रित करने के लिए जमीन के अंदर बनाए जाते हैं ये, जिनके अंदर 50,000 60,000 लीटर तक पानी एकत्रित करके यहां पर रखा जाता है और उसको खाने पीने के रूप में जो पीते हैं और जो खाना बनाते हैं उसमें काम में लेते हैं दोस्तों। आगे 4 नंबर पे आता है गोडवाड़ प्रदेश दोस्तों। यह लूनी व इसकी सहायक नदियों का अपवा क्षेत्र है जिसका विस्तार जोधपुर ग्रामीण, पाली, दक्षिण पूर्वी बाड़मेर, जालोर और सांचौर जिलों के अंदर पाया जाता है। गोडवाड़ प्रदेश का सबसे ऊंचा भाग जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं। तो यह था आपका उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। मित्रों अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपने 5 मित्रों के पास शेयर कर देना, और जो भी मेरे नए साथी हैं जो पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।